SA 210 agreeing to the terms of audit engagement. SA 210 agreeing the terms of audit engagement. What is the objective of this standard? Accept and continue an audit engagement only when the basis of performance has been agreed through the preconditions present and the confirm the common understanding of the terms of engagement, right? So इस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब काम क्या करना है ये अग्री हो जाना चाहिए एंगेजमेंट लेटर पे साइन करने से पहले कि भैया मैं ऑडिटिंग करने वाला हूँ रिलायंस की, या मैं सिर्फ लिमिटेड रिव्यू करने वाला हूँ रिलायंस का, या जो भी है एज एन एग्जांपल. सो जो भी है पहले ही अग्री हो जाना चाहिए व्हाट विल बी माय बेसिस फॉर परफॉर्मिंग, राइट. नाउ कैसे बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड होगा? दो चीजें करके. पहला, वी हैव टू एस्टेब्लिश द प्री कंडीशंस, राइट. प्री कंडीशंस कौन सी? जो हमने पहले पढ़ी है, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट. कौन सी प्री कंडीशंस है ऑडिट की? पहला, that determine whether the financial reporting framework is acceptable that is used by the company. Second, दोनों के बीच में and है, obtain the agreement of management that it acknowledges मतलब मानती है. Second, understands मतलब जानती है. Its responsibility कि उसकी जिम्मेदारी है क्या? For the पहली चीज जिम्मेदारी उसकी for the preparation of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. First. Second, for internal control as management considers necessary. Second. Third, to provide auditor with first access to all information. Second, additional information that the auditor may request. Third, unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence. मतलब पहली चीज कि प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, वो ये चीज जानती है, मानती है, समझती है. सेकंड, इंटरनल कंट्रोल्स जो लगाए हुए हैं कंपनी में उसकी जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की है, वो जानती है, मानती है, समझती है. तीसरा, ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, भले ही वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करनी है वो, या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मांग सकता है, या फिर हाँ ये दो चीजें. और ऐसे एक बंदे को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देके रखनी है कि अगर ऑडिटर को कभी भी कोई भी चीज कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीधा वो उस बंदे के पास चले जाए कि भैया ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. उस बंदे के पास जिससे वो मांगने जाएगा उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए. ठीक है. एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, डिस्कस द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एज पर SA 210 and explain how an auditor would proceed to establish the presence of preconditions for an audit and check the preconditions discussed as above and in the basics chapter. Right now हमने ये प्री कंडीशंस देख ली कि प्री कंडीशंस अच्छे से बन रही है ना, नहीं बन रही है कि नहीं बन रही है तो हम लोग ये एंगेजमेंट नहीं लेंगे. राइट. अब प्री कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो अच्छे से डिटरमिन हो चुकी है. राइट. अब क्या करना है? अब हमको देखना है कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. राइट. मतलब कि अगर मैंने बोला है कि मैं ऑडिट करूंगा, रिलायंस बोलता है अरे हमने तो आपको लिमिटेड रिव्यू के लिए हायर किया था, वो चीज नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी, टेक्निकल वर्ड बोलूं तो, यू शुड कंफर्म and common understanding of the terms of engagement between the auditor and the management. ठीक है. इसके बाद agreement on audit engagement terms. It is very important for the auditor and the client that each party should be clear about the nature of engagement and it must be reduced to writing and should exactly specify the scope of work. जो कि मैंने अभी पहले पॉइंट में भी बोला कि जो ऑडिटर और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. वर्क हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए आया हूँ, ये मुझे भी पता है और मैनेजमेंट को भी पता है. राइट. और ये चीज जो है दोनों को पता है, ये चीज कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए हम पहले ही उसको राइटिंग में मतलब लिखित फॉर्म में ले लेंगे उसको. राइट. देन तो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर. राइट. सो द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज देयर. Now, audit engagement letter कौन किसको भेजता है? Audit engagement letter is sent by auditor. Auditor is sent by auditor to his client. Is sent by auditor to his client. Right. Now,
According to SC 210, agreeing the terms of audit engagement, the auditor shall agree the terms of audit engagement with management or those charged with governance as appropriate. एक पार्टनरशिप के केस का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है. In case of partnerships, a few more precautions are needed. The appointment of an auditor is normally governed by partnership deed. The accountant, when he is approached for undertaking a professional assignment by a firm or a partner of a firm, should first get a clear idea of the nature of the service required and then ensure, with reference to the terms of partnership, that his appointment is वैलिड. मतलब उसको पार्टनरशिप डीड वगैरह में भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे ये सब टर्म्स है या नहीं है, नहीं तो बाद में पार्टनरशिप फॉर्म बोली कह रहे हैं भैया हम तो ऐसे ही अपॉइंट कर दिए, हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. सो सबसे पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म का ध्यान रखना चाहिए, डीड वगैरह पढ़ लेनी चाहिए. राइट नाउ ऑडिट एंगेजमेंट तो हो जाएगा, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी होगा, उसके साथ हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट भी साइन करेंगे. सो उस अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होगी. पहला चीज, क्या काम करना है मुझे, ये मैनेजमेंट के साथ हमेशा अग्री हो जाना चाहिए. दूसरा, ये जो अग्री हो रही है चीज, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इन अ सूटेबल फॉर्म विच इज बेसिकली रिटन फॉर्म. राइट. तीसरा, ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीमेंट विल इन्वॉल्व, पहला, द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मुझे क्या काम करना है, मैं किस ऑब्जेक्टिव से जा रहा हूं और क्या स्कोप रहेगा मेरे काम का, ये चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए. दूसरा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, मेरी क्या जिम्मेदारी है उस फॉर्म में जाते टाइम. तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने पहली प्री कंडीशंस में पढ़ा. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ, एफआरएफ मतलब financial reporting framework for the preparation of financial statements. The reference to, तो हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है तो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है या फिर कौन से एप्लीकेबल फ्रेमवर्क्स हैं, ये सब चीजें हमें पहले ही आइडेंटिफाई करनी है. देन हमको ये देखना है कि अगर ये एफआरएफ लग रहा है, सो इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट क्या है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट का जो होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या है. राइट. एंड एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा मतलब देनी है अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ रिपोर्ट may differ from its expected form and content. All right. ये चीजें हमको देनी है. क्या क्या चीजें, पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या रहेगा मेरे ऑडिट का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज एन ऑडिटर, एज ए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है वो आइडेंटिफाई करना, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा मेरी रिपोर्ट का, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट का, एंड अ स्टेटमेंट कि भाई हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो जो एक्सपेक्टेड है उससे कुछ हम डिफर कर सकें. राइट. नाउ एक और पॉइंट, इफ लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जो इंक्लूड होने वाली चीजें वो खत्म हो गई है, ये उसके बाद का पॉइंट है कि अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो सफिशिएंट डिटेल्स में बताता है कि ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स क्या होने चाहिए, तो उस केस में ऑडिटर जो है वो वापस उन्हीं चीजों को कॉपी पेस्ट करने की उसको जरूरत नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में. उसको जस्ट उस एक्ट का, उस लॉ का, उस रेगुलेशन का रेफरेंस देना है इन हिज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एंड जो प्री कंडीशंस है मैनेजमेंट की वो उसमें लिख देना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, एंड बाद में वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है अपने क्लाइंट को भेज देना. ठीक है. टेक्निकल वर्ड्स में वापस बोलूं, इफ लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स द in sufficient detail the terms of agreement, the audit engagement, the auditor need not record them in a written agreement except for the fact that such law or regulation applies and the management acknowledges and understands its responsibility. ठीक है. नेक्स्ट, रिकरिंग ऑडिट्स. रिकरिंग ऑडिट्स का मतलब क्या होता है, ऑन रिकरिंग ऑडिट्स द ऑडिटर शैल असेस whether the circumstances require the terms of audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of audit engagement. मतलब सपोज एक साल कंप्लीट हो गया मुझे ऑडिट करते हुए, एंड अब साल के आखिरी में या तो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा या फिर मैं ही वापस रीअपॉइंट होऊंगा. तो अगर मैं ही वापस रीअपॉइंट होने वाला हूं तो उस केस में वापस मुझे ऑडिट करना है, तो वो हो गया रिकरिंग ऑडिट. सो अब मुझे अपॉइंट करना है वापस क्या
मुझे ये वापस असेस करना होगा कि जो मेरे ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स है उसमें क्या मुझे कोई पॉइंट रिवाइज करना है या कोई पॉइंट रिमाइंड कराना है अपने क्लाइंट को कि भैया मैं ये काम के लिए आया था यहाँ पे, या कोई और पॉइंट हो सकता है जो कि रिमाइंड कराना, राइट। सो उस केस में क्या क्या सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें कि रिमाइंड या फिर रिवाइज कराना पड़ सकता है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को। The auditor may decide not to send a new audit engagement letter, मतलब कि अगर सपोज नया ऑडिटर मतलब साल खत्म हो गया, अब वापस एजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, सो सपोज आपको ही वापस अपॉइंट कर लिया है, तो उस केस में हो सकता है ऑडिटर बोले यार मैं ही तो हूँ, पुराना एंगेजमेंट है तो पुराना एंगेजमेंट लेटर जो बना हुआ है वही भेज देता हूँ। तो उसमें अगर कुछ रिवाइज या रिमाइंड कराना है क्लाइंट को, उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर or other written agreement each period. However, in the following situations, it is appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of the existing terms. Right? So, what are those situations? इसमें एक निमोनिक बनाया गया था। Listen, मिस्टर मेहता और उनकी वाइफ का डिवोर्स क्यों हुआ, उसके कारण। पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये हमारा पहला पॉइंट है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, तो उस केस में हम वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा ऑडिटर, ठीक है। या तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में हो सकता है उसे रिमाइंड कराए ऑडिटर कि भैया मैं ये काम के लिए आया था, उस काम के लिए नहीं आया था जो आप समझ रहे हैं, राइट। सो एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। देन नेक्स्ट, उन दोनों के बीच में जो स्पेशल टर्म्स थे वो खत्म हो गए। मतलब अगर ऑडिटर और क्लाइंट जो है उन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स थे जो कि हो सकता है कि एंटिटी जो है वो पहले 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, अब वो 5000 करोड़ का करने लगी है, तो उस केस में ऑब्वियसली टर्म्स जो कुछ स्पेशल टर्म्स है वो रिवाइज कराएगा ऑडिटर, अपनी फीस बढ़वाएगा कि भैया पहले तुम्हारा 100 करोड़ का था तो मैं इतनी फीस लेता था, 5000 करोड़ हो गया, मेरा काम ज्यादा हो गया है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मेरी फीस बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो उस केस में कुछ स्पेशल टर्म्स जो है वो उससे रिलेटेड बात कर सकता है। देन उसके डैड, उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट थे मिस्टर मेहता के, उनका भी डिवोर्स हुआ था, तो उस केस में तीसरा पॉइंट आ गया सीनियर मैनेजमेंट। रिसेंट चेंज अगर हुआ है सीनियर मैनेजमेंट का, तो उनसे वापस बातचीत करना कि भैया आप नए आए हो एंड आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ योर कंपनी एंड दीज आर माय टर्म्स एंड एटसेट्रा, अगर कुछ रिवाइज या रिमाइंड कराना है उनके साथ। तो उसके बाद अगर ओनरशिप चेंज हो रही है, मतलब दोनों की ओनरशिप चेंज हो चुकी थी, राइट। सो उस केस में भी आप जो है रिवाइज या रिमाइंड कराना चाहते हो मैनेजमेंट को कुछ, तो वो करोगे। देन नेचर, अब दोनों के नेचर में भी बहुत बदलाव हो चुका था मिस्टर एंड मिसेस मेहता में। सो a significant change in the nature or size of entity's business। अगर entity का business, entity सिर्फ पहले से फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करती थी, लेकिन अब वो बोलती है कि हम लोग जो है केमिकल बिजनेस में भी जाएंगे, तो उस केस में आपका जो एंटिटी का नेचर है, उसका साइज है, वो और बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में भी हमें रिवाइज करने पड़ सकते हैं कुछ ऑडिट के टर्म्स, राइट, जैसे कि ऑडिटर की फीस। देन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग लीगली अलग होना चाहते हैं भैया। सो उस केस में तीसरा हमारा जो छठा पॉइंट आता है वो आता है लीगल अ चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सपोज अगर जो ग्रेन्स की एग्री रिलेटेड कंपनीज है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज जो है, उन अभी सपोज अगर उनको जीएसटी देना पड़ता है 0%, लेकिन अचानक से निर्मला मैडम बोलती है कि अब जो आप पे टैक्स लगेगा वो लगेगा भैया 18%, तो उस केस में जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज हो रहे हैं, राइट। सो उस केस में भी हो सकता है कि ऑडिटर को कुछ रिमाइंडर रिवाइज कराना पड़ सकता है कुछ टर्म्स को, राइट। देन अब जो डिवोर्स हुआ उसकी वजह से मिस्टर मेहता के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बड़ा छेद हो गया, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कि पहले एंटिटी जो है वो क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस करती थी, लेकिन अब वो बोलते हैं कि हम लोग केमिकल में भी जाएंगे, तो उस केस में हो सकता है कि केमिकल रिलेटेड बिजनेस जो है उसमें कुछ अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स रखते हो, तो उसकी वजह से भी तो चेंज आ सकता है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो उसकी वजह से भी अगर कुछ चेंज आता है तो हमको उसको भी उस वजह से भी हो सकता है रिवाइज या रिमाइंड कराना पड़े कुछ, राइट, एंड और कोई अदर मैटर्स।
तो मिस्टर मेहता ने अपना फोकस जो है वो अदर्स पे कर लिया देन डिवोर्स के बाद, राइट। सो ये निमोनिक से हमको याद हो गया कि मिस्टर और मिसेस मेहता का डिवोर्स क्यों हुआ। पहला, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। दूसरा, उनके स्पेशल टर्म्स जो थे वो खत्म हो गए। उनके सीनियर मैनेजमेंट का भी डिवोर्स हुआ था। उनके जो ओनरशिप है वो चेंज हो चुकी थी। देन उनका जो नेचर है वो बदल गया था। देन वो लीगली अलग होना चाहते थे। उनके डिवोर्स की वजह से मिस्टर मेहता के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उस पे फर्क आ गया। एंड देन लास्ट में मिस्टर मेहता ने डिवोर्स करके अपना ध्यान जो है वो अदर मैटर्स पे कर लिया। देन इसके बाद लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, मतलब हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को, लेकिन उससे पहले ही ऑडिट जो मैनेजमेंट है उसने हमारे जो स्कोप होता है ऑडिट का उस पे लिमिटेशन लगा दिया। लिमिटेशन लगा दिया मतलब इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस impose a limitation on the scope of the auditor's work in the terms of a proposed audit engagement such that the auditor believe that the limitation will change in the auditor disclaiming an opinion on the financial statement, the auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation to do so। ठीक है, अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई भी लिमिटेशन जो है वो इम्पोज करती है, मतलब बोलती है कि चलो ठीक है तुम मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने आओ लेकिन मैं तुम्हें अपने डेटा से बात करने नहीं दूंगा, मैं अपने क्रेडिटर से बात करने नहीं दूंगा, ऐसा अगर कोई लिमिटेशन लगाती है तो उस केस, और ऐसा लगता है उन लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर को लगता है कि भैया मुझे तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन जो है वो डिस्क्लेमर वाला देना पड़ेगा। ओपिनियन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें ये होता है डिस्क्लेमर ओपिनियन, राइट। सो ओपिनियन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लेमर वाला देना पड़ेगा, तो उस केस में ऑडिटर जो है एक्सेप्टेंस नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिट एंगेजमेंट को unless otherwise required by the law। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो चुका है मेरा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ऑडिट एंगेजमेंट, लेकिन अब मैनेजमेंट जो है वो कुछ लिमिटेशंस लगा रहा है। सी if prior to completing the audit engagement, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance. The auditor shall determine whether there is reasonable justification for doing so। मतलब कि suppose अगर रिलायंस में मैं ऑडिट करने गया, देन वहां पे जो रिलायंस की जो हेड है उन्होंने बोला कि भैया आप आए तो थे ऑडिट करने के लिए, लेकिन आप जो है हमें लिमिटेड रिव्यू दे दीजिए बिकॉज अभी जो है हमको आपकी जो लिमिटेड रिव्यू वाली कॉपी रहेगी वो हमको सबमिट करनी है 15 दिन में, आप जल्दी से जल्दी 15 दिन में रिव्यू करके खत्म कर दीजिए इस बात को। तो उस केस में जो है वो ऑडिटर जो क्या करेगा, ऑडिटर के पास अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो पहले मैनेजमेंट से अच्छे से पूछेगा कि भैया क्या हुआ, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन लेगा, राइट। अब बाद में अगर उस जस्टिफिकेशन लगता है कि ऑडिटर को रीजनेबल है जो उसने दे रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो एज पर न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से काम करेगा और उस हिसाब से ही इशू करेगा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में पुराने काम से रिलेटेड या फिर पुराने कोई उसने प्रोसीजर किया उससे जो रिजल्ट आया वो चीज से रिलेटेड, पुराना कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करेगा अपने रिपोर्ट में। ठीक है, if the terms of audit engagements are changed, the auditor and the management shall agree on and record the new terms of engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement। ठीक है, the auditor should not agree to change engagement when there is no reasonable justification for doing so। ठीक है, and if the auditor is unable to agree to the change of terms in the audit engagement and is not permitted by the management to continue the original audit, then in that case he will withdraw from the audit engagement where possible under applicable law and regulation, and determine whether there is an obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties such as those charged with governance, owners or regulators। ठीक है, a request from the client for the auditor to change the audit engagement may result from a change in the circumstances affecting the need for service, a misunderstanding as to the nature of an audit or related service originally requested, a restriction on the scope of engagement whether imposed by management or caused by circumstances। All right, then there are some miscellaneous topics such as first
IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है अकाउंटेंट्स की जिसका हमारा ICAI भी पार्ट है, विद अ व्यू टू ब्रिंग हार्मनी इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। यूनिफॉर्मिटी आ सके अकाउंटेंट्स के बीच में, जितने भी वर्ल्ड में अकाउंटेंट्स हैं उन सबके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी हार्मनी आ सके, तो उसके लिए ये जो फेडरेशन है वो फॉर्म हुआ था, राइट। द आईफेक वाला जो बोर्ड है, फेडरेशन है, उसका एक आईफेक बोर्ड है। इन परसुइंग दिस मिशन द IFAC board has established the International Auditing and Assurance Standards Board IAASB। उन्होंने ये बोर्ड बनाया जो कि डेवलप करेगा और इशू करेगा पब्लिक इंटरेस्ट में अंडर इट्स ओन अथॉरिटी हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यूज अराउंड द वर्ल्ड हम उनको यूज करें। सो उसके लिए जो है वो ये बोर्ड बना और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है वो इशू करता है, ठीक है। नाउ ये जो IAASB है, it facilitates the convergence of international and national standards and thereby enhancing the quality and the uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession, ठीक है। अब ये जो IAASB है वो एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द ऑस्पिस ऑफ IFAC, ऑलराइट। उसके बाद उनको देख के हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे बिलवेड इंस्टीट्यूट ने भी एक बोर्ड बनाया, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि इंडिया के लिए जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो वो बनाता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एज अ थियरी। Standards on auditing are the auditing standards which prescribe the way of auditing should be conducted, and they can also be termed as performance benchmarks for the auditor. Performance benchmark means कि इस बेसिस पे मतलब मिनिमम बेसिक वर्क जो है वो आपको ऐसे करना है, right? The main purpose is to bring as much as uniformity as possible in work performed by the auditors. Now, essays जो है वो इशू कैसे होते हैं? एसेज इशू करने के लिए हमारे, मैंने पहले भी बताया, ICAI ने जो है वो बोर्ड बनाया है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। वो एक एरिया डिटरमिन करता है कि कौन सी एरिया के लिए हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाने हैं, ठीक है। अब पहले उसने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद वो बनाता है स्टडी ग्रुप्स which are constituted to consider specific subjects। मतलब पहले हमने एरिया आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उस एरिया स्पेसिफिक हमने एक स्टडी ग्रुप बना दिया कि यहाँ पे कैसे स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, राइट। सो उसके बाद क्या होता है? एन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज फाइनलाइज्ड बाय द AASB, ठीक है। एंड उसके बाद जो एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है वो पब्लिश कर दिया जाता है फॉर कमेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ ICAI, ठीक है। उसके बाद जो AASB है वो फाइनलाइज करता है ड्राफ्ट को कमेंट्स वगैरह देख के एंड सबमिट कर देता है टू द काउंसिल ऑफ ICAI, ठीक है। उसके बाद जो काउंसिल है वो कंसिडर करता है उस ड्राफ्ट को एंड अगर नेसेसरी लगता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए कंसल्टेशन भी ले सकता है AASB को, एंड उसके बाद जो है वो ऐसे जो है वो इशू हो जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAI, ठीक है। जो AASB बोर्ड है ICAI का, it tries to integrate and harmonize these standards to the extent possible in the light of condition and practices prevailing in India with the international standards, right, issued by the IAASB of IFAC, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो बोर्ड है वो सिर्फ ऑडिटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो है वो इशू नहीं करता है, डिफरेंट चीजों से रिलेटेड इशू करता है। क्या क्या डिफरेंट चीजों से रिलेटेड इशू करता है? पहला SA, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दैट इज ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उन चीजों को ऑडिट करने के लिए उस पर स्टैंडर्ड इशू करता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। देन SRE, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ये किस चीज का होता है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो पहले आता है एसए। एसए होता है हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट एश्योरेंस जो आप दे सकते हो रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके नीचे होता है एसआरई। एसआरई मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, मतलब वो एक बेसिकली एक रिव्यू देगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, ठीक है। हम ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है एस ए ई, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स which apply in assurance engagement dealing with subject matters other than historical financial information, ठीक है। मतलब वो historical financial information पे ना ऑडिट करते हैं ना उसका रिव्यू करते हैं, उसके अलावा किसी और चीज का अगर ऑडिट करना है, ठीक है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसमें दिए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट SAE। उसके अलावा क्या होते हैं SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब कि ऑडिटिंग अश्योरेंस के अलावा अगर और कोई रिलेटेड सर्विसेज है सो उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है वो दिए हैं SRS में, ठीक है। These standards apply in engagements to perform agreed upon procedures regarding financial information. Example, an engagement to perform agreed upon procedures that may require an auditor to perform certain procedures concerning individual items of financial data such as account payable, account receivable, amount receivable, etc. ठीक है। उसके बाद होता है SQC, Standards on Quality Control। ये SQC जो होता है वो SAE, SRE, SRS सब पे अप्लाई होता है, यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है, सब पे अप्लाई होता है। ये क्या होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी है। आप भले ही कोई भी रिव्यू करो, कोई भी ऑडिट करो, सब चीज में क्वालिटी मेंटेन करनी है। वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए हैं SQC में, ठीक है। that are applied for all services covered by engagement standards, ठीक है। अब ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है। ऑडिट जो है वो एक पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस है कि भैया, ऑडिटर बोलते हैं कि हमारे ओपिनियन में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का कंपनी की, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज जो है वो भी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया ऑफ द एप्लीकेबल FRF है, ठीक है। रिव्यू जो होता है वो एक नेगेटिव एश्योरेंस देता है। नेगेटिव एश्योरेंस मतलब बुरा नहीं देता है, वो भी एश्योरेंस ही देता है। कैसे देता है कि हमारी अटेंशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं आई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंपनी का जो अभी स्टेट है उसको अफेक्ट करे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ है ये दिखाए, एंड और भी जो एप्लीकेबल FRF है हमें लगता है उसी हिसाब से बना है, क्योंकि हमें उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई चीज नहीं मिली है। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर एज पर नॉट the applicable financial reporting framework in all material respects in accordance, ठीक है। इसके बाद assurance level जो है ऑडिटिंग में होता है वो होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, राइट। इसलिए हम लोग बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। एंड रिव्यू जो होता है दैट इज मॉडरेट टू लो, ठीक है। इसके बाद ऑडिट में हम लोग कंक्लूड करते हैं दैट द सब्जेक्ट मैटर इज प्रिपेयर्ड एज पर द क्राइटेरिया इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, लेकिन रिव्यू में हम कंक्लूड करते हैं दैट द सब्जेक्ट मैटर इज प्लॉजिबल इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग and please let me know in the comment if I have spoke something wrong or you have any doubt.